हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 6 का नैतिक शिक्षा का पाठ 9 मैं अलग हूँ। इस पाठ में हम पढ़ेंगे एक दिव्यांग बच्चे की जो कि बहुत अच्छा वो पेंटिंग बनाता जानता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लाइक करते तो इससे मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मुझे पता चलता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तभी और आगे वीडियो बनाने का मन करता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर क्लास 6 के बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये सब के। तो आइए शुरू करते हैं। यह उन दिनों की बात है जब मैं अपने कार्यालय के द्वारा बनाई जा रही एक पुस्तक के लिए एक चित्रकार ढूंढ रही थी। यहाँ पे लेखिका जिन्होंने ये लिखा है वो बताती हैं कि मैं अपने कार्यालय यानी कि अपने ऑफिस के लिए वहाँ पर उसकी एक ऑफिस के लिए एक बुक बन रही थी, उस पर चित्र बनाने के लिए चित्रकार ढूंढ रही थी। कई चित्रकारों से बात करने के बाद भी कोई ऐसा चित्रकार नहीं मिल पा रहा था जो मेरी कल्पना के अनुसार चित्र बना सके। यानी कल्पना के अनुसार यानी कि जिस तरह वो चाह रही थी उस तरह का कोई चित्रकार उन्हें अभी तक नहीं मिल रहा था। तो तभी किसी ने बताया कि एक लड़का है जो अच्छा चित्रकार है परंतु वह दिव्यांग है। तो मुझे लगा चलो मिल लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी अभी तक कोई मन के अनुरूप चित्रकार नहीं मिला था। यही सोचकर मैंने उसको फ़ोन किया और मिलने का समय लेकर बताए हुए पते पर जा पहुंची। उस पते पर पहुंचते ही मेरा मन किया कि तुरंत वापस चली जाऊं। एक संकरी सी तंग गली में उसका घर पहली मंजिल पर था। फिर मन में विचार आया कि अब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो ऊपर भी चढ़कर देख लिया जाए, आखिर काम तो मेरा ही है। यही सोचते हुए मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। इतनी सकरी सीढ़ियाँ थी कि एक व्यक्ति के लिए अकेले चढ़ पाना ही भी कठिन था, मतलब कि बहुत ही सकरी थी। किसी तरह यह सोचते हुए ऊपर चढ़ी कि कोई इन परिस्थितियों में क्यों और कैसे रह सकता है, कि इतना कंजेस्टेड जगह में कोई कैसे रह सकता है। मैंने ऊपर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। एक अधेड़ उम्र की यानी काफ़ी अधिक उम्र की महिला थी। उसने अपना परिचय देते हुए मुझे अंदर आने को कहा। वे उस चित्रकार की माँ थी। कमरे में एक छोटी सी खाट पर वह चित्रकार जिससे मैं मिलने आई थी बैठा हुआ था। उसे देखकर जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, यानी कि एकदम हैरान हो गई वह। मुझे यह तो पता था कि वह दिव्यांग है, परंतु इस अवस्था में होगा यह मैंने सोचा भी नहीं था। यानी कि देखिए इसका एकदम मतलब कि हाथ और पैर दोनों ही बिल्कुल नहीं थे। ये देख करके वो हैरान हो गई। इसको मतलब कि बहुत कि ऐसा भी होगा, इतना दिव्यांग होगा, यानी कि सब भी एक भी हाथ और एक भी पैर ना हो। मुझे यह तो पता था कि वह दिव्यांग है, परंतु इस अवस्था में होगा यह मैंने कभी सोचा नहीं था। उसके ना तो हाथ थे और ना ही पैर। मैं असमंजस में सोच रही थी कि असमंजस में यानी कि कन्फ्यूज़न में थी और सोच रही थी कि उसकी माँ ने मुझे बैठने के लिए कहा। वो सोच ही रही थी कि तभी उसकी जो माँ है उन्होंने उसे बैठने के लिए कहा। एक लोहे की संदूक, देखिए ये संदूक है पिक्चर में, यहाँ पर संदूक यानी बॉक्स जो है ये है। इस पर एक चादर बिछाते हुए बोली, आप यहाँ बैठ जाइए, कोई कुर्सी तो हमारे पास नहीं है। मैं धम से संदूक पर बैठ गई। शायद उन दोनों ने मेरे चेहरे के हाव भाव पढ़ लिए थे। उस लड़के ने मेरे बैठते ही मुझे जैसे दिलासा देते हुए कहा, मैडम मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। उसकी माँ ने पास में पड़ी उसके द्वारा बनाई गई कई तस्वीरें दिखाते हुए कहा, आप जैसा चाहेंगे वैसा काम यह करके देगा। यह कहकर वे दोनों चुप हो गए। मैं इनके द्वारा बनाए गए चित्रों को देखती रही। रंगों का ऐसा उपयोग व समावेश, यानी कि इतना अच्छा से कलर जो है किया हुआ था, और समावेश यानी कि कलर मिक्सिंग कि कहाँ कैसा कलर करना है, वो सब इतना अच्छा से किया था, वास्तव में प्रशंसनीय था, यानी कि तारीफ करने योग्य था। उसका काम सचमुच अद्भुत था। मैं सोचने लगी यह चित्र बनाता कैसे होगा, इसके हाथ तो है नहीं। मैंने किसी तरह अपने को संभाल कर उससे पूछा, बिना हाथों के चित्र कैसे और कहाँ बनाते हो? कोई मेज या कोई वस्तु नहीं दिख रही थी उस जिस पर वह आराम से बैठकर चित्रकारी कर सके। तो घर के नाम पर सिर्फ वही एक कमरा था जिसमें किसी तरह एक खाट, एक संदूक और एक अलमारी खड़ी थी। उसी कमरे में कोने पर एक मेज पर एक गैस का चूल्हा और कुछ बर्तन रखे थे। एक ही रूम में लोग सब कुछ ही वहीं पे रहते थे। वह कुछ सकपकाते हुए बोला, यहीं इसी खाट पर ही बैठकर मैं चित्र बनाता हूँ, और जिस संदूक पर आप बैठी हैं उसी के अंदर मेरा चित्रकारी का सामान है। वह कुछ देर बाद फिर बोला, मैडम लोग मेरी हालत देखकर दया तो बहुत दिखाते हैं पर काम नहीं देते।
मैं काम करके पैसा कमाना चाहता हूँ और दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाना चाहता हूँ, यानी कि अपना टैलेंट दिखाना चाहता हूँ। आप मुझे एक अवसर दीजिए, मुझे एक चांस दीजिए। आप जैसा चाहेंगी मैं वैसा ही काम करके आपको दूँगा। मैं किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह समान अवसर चाहता हूँ। जैसे सबको इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिलता है, चांस मिलता है, उसी तरह मैं भी चाहता हूँ। घर की हालत तो आप देख ही रही हैं, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। तो मैंने उसे बताया कि मेरा तो सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से होता है, क्या वह मुझे डिजिटल रूप में चित्र भेज पाएगा? यह सुनकर वह थोड़ा उदास हो गया और फिर बोला, कंप्यूटर तो मेरे पास नहीं है, मैं चित्रकारी तो मुँह में ब्रश पकड़कर कर लेता हूँ। देखिए, जो दिव्यांग बच्चा था कैसे चित्रकारी करता था, मुँह में ब्रश पकड़ के करता था, परंतु कंप्यूटर चलाना तो मेरे लिए संभव नहीं है। उसे बाद में सोचकर बताने के लिए कहकर मैं वहाँ से चली गई। उसकी हालत देखकर मेरा मन बहुत व्यथित था, यानी कि बहुत ही परेशान था। उस रात घर पहुँचकर भी मेरा मन किसी काम में नहीं लगा। मेरी माँ ने मुझसे जब मेरी परेशानी का कारण पूछा तो मैं उसका हाल बताकर फूट-फूट कर रोने लगी। माँ मुझे समझाते हुए बोली कि रोने की क्या बात है? दुनिया में अनेक लोग तरह-तरह के कष्ट सह रहे हैं। वे मुझसे समझाते हुए बोली कि रोने अथवा तरस खाने की जगह अगर उसकी कोई सहायता कर सकती हो तो अवश्य करो। मैं सोचने लगी कैसे? तभी मुझे एक संस्था का ध्यान आया। एक संस्था, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, वह कृत्रिम अंग लगाकर लोगों की सहायता करता है। कृत्रिम अंग यानी कि आर्टिफिशियल बॉडी के पार्ट्स, नकली जो है वो हाथ और पैर इस तरह लगा करके उनकी सहायता करती है। मैंने अगले ही दिन उस संस्था से बातचीत करके उनसे पूरी जानकारी प्राप्त की। अब समस्या यह थी कि एक व्यक्ति जिसके पास मैं काम के सिलसिले में गई थी, उससे किस प्रकार कृत्रिम अंग लगवाने की बात की जाए। क्या उसे यह पसंद आएगा? क्या उसके निजी जीवन में मुझे हस्तक्षेप करने का अधिकार है, यानी कि पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार है? फिर एक दिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने उसको फ़ोन कर ही डाला। उसको संस्था के बारे में बताते हुए उसका इलाज करवाने की बात कही। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनकर उसने मुझसे सोचने का समय मांगा। मुझे लगा शायद वह अब मुझे फ़ोन नहीं करेगा। आखिर कोई भी अपने निजी जीवन में किसी दूसरे का हस्तक्षेप क्यों चाहेगा? कुछ दिन बाद अचानक से एक दिन उसका फ़ोन आया। उसने मुझसे इलाज में होने वाले खर्चे के बारे में पूछा। मैंने उसे सांत्वना दी कि अगर वह तैयार है तो खर्चे की चिंता वह ना करे, मैं सब संभाल लूँगी। उसने अपनी सहमति देते हुए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। बस फिर क्या था, मैं तुरंत संस्था के संपर्क कर उसके इलाज की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस तरह कई महीने बीत गए और उसके कृत्रिम अंग लगा दिए गए। आर्टिफिशियल जो उसका बॉडी पार्ट्स था, हाथ और पैर देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया, इस तरह लगा दिए गए। एक दिन शाम की चाय पीते हुए मैं अपनी माँ को बताया कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब वह अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाएगा क्योंकि उसके कृत्रिम अंग लग गए हैं। मेरी माँ कुछ देर सोचने के बाद मुझसे बोली, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है? माँ का यह सवाल सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने मुझसे फिर पूछा, क्या उसके पास जीवन यापन करने के लिए कोई नौकरी की व्यवस्था है या उसके लिए नौकरी ढूंढना इतना आसान होगा? क्योंकि है तो वह अभी भी दिव्यांग ही, समाज का नज़रिया तो अब भी उसके प्रति वही रहेगा। मैं सोचने लगी कि क्या मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ? दोबारा ये सोचने लगी क्या आप कुछ कर सकती हूँ उसको कुछ काम दिलाने में? तो दिल्ली सरकार से मेरी खास पहचान थी। किससे पहचान थी? तो दिल्ली सरकार से थी। मैंने वहाँ एक मित्र से उसको नौकरी दिलाने की गुजारिश की, यानी रिक्वेस्ट करी। उसने मेरी बात का मान रखते हुए उसे नौकरी पर रख लिया। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे नौकरी पर रखे जाने पर मुझे वही प्रसन्नता हो रही थी जो एक माँ को संतान को जन्म देने पर होती है। मुझे लगा कि एक दिव्यांग का जीवन संवर गया, यानी कि अब उसकी लाइफ सेटल हो गई, अब वो अपना कुछ कर सकता है। एक दिन मैं अपने कार्यालय से छुट्टी के समय बाहर निकली तो गार्ड ने बताया कि स्कूटर पर बैठा एक व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है। मैं उसके पास गई तो स्तब्ध, यानी कि बिल्कुल स्टैचू बन जाता है ना, कुछ देख करके सरप्राइज होकर उस तरह रह गई। यह तो वही लड़का था। उसने मुझे एक निमंत्रण पत्र देते हुए कहा कि वह अपनी तस्वीरों की एक प्रदर्शनी लगा रहा है और उसी का निमंत्रण देने आया। प्रदर्शनी यानी कि एग्जीबिशन लगा रहा है अपने सारे चित्रों की। मैंने निमंत्रण लेते हुए उससे पूछा कि यह सब कैसे संभव हुआ? वो बड़ी ही विनम्रता से बोला, दीदी, ईश्वर ने हाथ पैर नहीं दिए पर प्रतिभा बहुत दी है, टैलेंट बहुत दी है और मैं अपनी इस प्रतिभा को व्यर्थ नहीं जाने देता। मुझे मेहनत करके अपने जीवन का सदुपयोग करना है। मुझे धन्यवाद देते हुए वह स्कूटर चलाता हुआ वहाँ से चला गया।
तो मैं वहाँ बहुत देर खड़ी सोचती रही कि मैं जिसे दिव्यांग समझती थी वह शारीरिक रूप से तो स्वस्थ और सक्षम लोगों से भी बेहतर है। फिर अवसर मिलने की देर थी। अपनी मेहनत और हिम्मत से वह तो हीरे की तरह चमकने लगा। समाज में दिव्यांग कौन है, यह विचार करने योग्य है। यही सोचते हुए मैं अपनी गाड़ी में बैठी और घर की तरफ चल दी। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो फर्स्ट प्रश्न है, जिसे मैं दिव्यांग समझती थी वह तो शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्षम लोगों से बहुत बेहतर है। इस कहानी में इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है, अपने अध्यापक से चर्चा करके अपने विचार लिखिए। तो इसका क्या अर्थ है, तो यहाँ पर देखिए, यहीं पे इसका उत्तर है कि जिसे मैं दिव्यांग समझती थी वह तो शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्षम लोगों से बहुत बेहतर है। इसका अर्थ है कि सिर्फ अवसर मिलने की देर थी। अपनी मेहनत और हिम्मत से वह तो हीरे की तरह चमकने लगा। अब प्रश्न 2 है, समाज में दिव्यांग कौन है, यह विचार करने योग्य है। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, अपने विचार विस्तार में लिखें। तो बहुत से व्यक्ति शरीर से स्वस्थ होते हुए भी कार्य में रुचि नहीं रखते, बिल्कुल कुछ काम नहीं करना चाहते ना, कामचोर टाइप के होते हैं। जबकि दिव्यांग व्यक्ति पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करता है। तो दिमाग से दिव्यांग व्यक्ति किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं करता। जो दिमाग से दिव्यांग है, यानी कि जो करना ही नहीं चाहता है, तो वो आदमी क्या है, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। प्रश्न 3 है, तो यहाँ भारत सरकार द्वारा सामाजिक संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सिनेमा घर, दफ्तर इत्यादि में अपनी इमारतों के निर्माण में कुछ ऐसे प्रावधान करने के आदेश हैं जिससे दिव्यांग व्यक्ति सुचारू रूप से इन इमारतों में जा सकें। तो क्या होता है, उन लोग को चलने के लिए रैंप वगैरह बने होते हैं, सीढ़ियाँ वगैरह ना चढ़ने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए लिफ्ट होते हैं, इस तरह के होते हैं। तो इन प्रावधानों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए तथा इस प्राप्त जानकारी के माध्यम से नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को सही शब्दों से भरिए और चित्र भी बनाइए। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या मतलब कि सरकार के द्वारा उनको दिया गया है। तो यहाँ फिसलन रहित पैदल मार्ग होता है, ऐसे रहता है ढलान सा रैंप, लेकिन ये स्लिप नहीं करता है। इस तरह से होता है कि ये नहीं कि स्लिप कर जाए, जो व्हील चेयर से उस पर चलते हैं तो वो स्लिप करके वापस नीचे नहीं आता है। तो इस तरह का होता है रैंप। तो इसका आपको चित्र भी बनाना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं, आप इसका चित्र बनाएं। लिफ्ट प्रवाहित, स्वचालित कुर्सी और स्टेप सीढ़ी, रेलिंग के साथ मानक रैंप, ध्वनि संकेत, स्वचालित दरवाजा और मदद केंद्र बने होते हैं। अब प्रश्न 4 है, हमारे संविधान में दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को सशक्त करने के लिए कई विशेष अधिकारों का प्रावधान है। अपने सामाजिक ज्ञान के अध्यापक से चर्चा करके इन अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित कीजिए। इस प्राप्त जानकारी को एक ब्लॉग अथवा एक लेख के माध्यम से प्रकाशित कीजिए। तो देखिए, दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को सशक्त करने के लिए दिए गए विशेष अधिकार क्या क्या हैं। विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, और दिव्यांग के लिए सरकारी योजना जैसे विकलांग लोन योजना, विवाह सहायता योजना, ये सब है। और समानता के साथ रोजगार देना और विकलांग व्यक्तियों की सुविधाओं तक पहुंच को सुनिश्चित करना, ये सभी सुविधाएं उन्हें दी जाती है हमारे संविधान के द्वारा। अब आगे नीचे आओ खोजो में देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि पैरा ओलंपिक कब, कहाँ और किस वर्ष शुरू किए गए तथा इनका आयोजन किन किन देशों में तथा किन सालों में किया गया, इस पर जानकारी एकत्रित करके यहाँ पे आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे रोम में कब किया गया, 1960 में, फिर जर्मनी में 1972 में, ऑस्ट्रेलिया 2000 में, टोक्यो 1964, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1976, चीन में 2008 में। तो यहाँ पर ये आपका पार्ट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।